हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में माशी बेयकीनी में इजाफा हो रहा है और इन मुश्किलात से जान छुड़ाने का कोई वाज़ेह हल, पॉलिसी सिमत या पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही। हमने कल अपने प्रोग्राम में तफसील से बताया था कि भारत ने आज से तकरीबन 31 साल पहले इससे बदतर हालात से कैसे जान छुड़ाई। 1991 में भारत को भी डिफॉल्ट के खतरे का सामना था। भारत के पास एक हफ्ते से कम के भी तेल दरामद करने के डॉलर्स बचे थे। दोस्त ममालिक भारत को कर्ज देने से भाग रहे थे। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग गिरा दी थी और भारत माशी तौर पे इतना बेबस हो चुका था कि उसे अपने खजाने में रखा हजारों टन सोना छुप छुपाकर गिरवी रखना पड़ा था। और उस वक्त सिर्फ माशी बहरान नहीं था जो भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था, बल्कि सियासी बहरान उससे बढ़कर था। दिसंबर 1989 से जून 1991 के कलील अरसे में 3 वज़ीर आज़म आ चुके थे और जा चुके थे। एक वज़ीर आज़म वीपी सिंह का तहरीक अदम एतमाद के जरिए धड़न तख्ता हुआ था। वज़ीर आज़म चंद्रशेखर को सिर्फ 7 माह ओहदे पर रहने के बाद मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को इलेक्शन मुहिम में कत्ल किया गया था। और इसके बाद भी नरसिम्हा राव की जो इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, वो भारतीय तारीख की एक कमज़ोर तरीन और अक़लियती हुकूमत थी। मगर उस हुकूमत ने ना ही अपनी मकबूलियत खोने की परवाह की, ना ही मिसाके मईशत का इंतज़ार किया, बल्कि ऐसे माशी रिफॉर्म्स करने का फैसला किया जो इंतहाई गैर मकबूल फैसले समझे जाते थे। उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव और वज़ीर ख़जाना मनमोहन सिंह ने मुल्क की माशी सिमत को 180 डिग्री तब्दील किया, मईशत को सोशलिस्ट असूलों से निकाल कर लिबरलाइज किया। अहम बात यह कि आज माशी हालात को लेकर जितना दबाव हमारी हुकूमत पर है, इससे कहीं ज़्यादा मनमोहन सिंह पर था। उस दबाव की वजह से मनमोहन सिंह ने 2 बार इस्तीफ़ा देने की पेशकश भी की और नरसिम्हा राव की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आई, मगर वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव सियासी दबाव बर्दाश्त करते रहे और गैर मकबूल फैसले करते रहे। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान को भारत की तरह अपनी पॉलिसी में 180 डिग्री की तब्दीली लाने का चैलेंज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही सोशलिज्म से आज़ाद है। पाकिस्तान में पहले ही आज़ादाना कारोबार और निजी सतह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की इजाज़त है। पाकिस्तान को सिर्फ कुछ मामलात में पॉलिटिकल विल दिखाने की ज़रूरत है और मुस्तकिल पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। IMF वैसे तो किसी भी मुल्क के लिए लास्ट रिजॉर्ट समझा जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल करना वाहिद हल समझा जाता है। हम अब तक 22 बार IMF के पास जा चुके हैं, मगर आज तक माशी रिफॉर्म्स नहीं कर सके और कुछ माशी रिफॉर्म्स अब ऐसे हैं जो कि नागुज़ीर हो चुके हैं। मुल्क में आने वाली कई हुकूमतें मुनसिफाना टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन वो ये करने में नाकाम रहे। हमें इस बात का इदराक तो ज़रूर है कि एक फ़र्द इंडस्ट्री, होलसेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ज़राअत से वाबस्ता लोगों को बराबर टैक्स देना है, मगर आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। यहाँ तक कि हमारी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम रिटेलर्स और ज़राअत के शोबे से उनके मुनाफे पर टैक्स हासिल कर सकें। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके हैं कि हुकूमत कारोबार से दूर रहेगी, यानी इदारों की निजकारी की जाएगी या नहीं, जबकि हमें पता है कि ये सरकारी कंपनियां सालाना अरबों रुपए का नुकसान करती हैं। मगर इसके बावजूद हम अब तक बड़े बड़े सफ़ेद हाथियों की निजकारी करने में नाकाम रहे। हम अब तक इस बारे में कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बना सके हैं कि इस मुल्क में अब जनरल सब्सिडीज़ नहीं दी जाएंगी, यानी हुकूमत महंगी गैस या बिजली बनाकर या ख़रीद कर सस्ती नहीं बेचेगी। इसके अलावा मुल्क में तकरीबन हर माशी माहिर और वज़ीर ख़जाना ये कहता है कि NFC अवार्ड की मौजूदा फार्मूले के तहत मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, जहाँ सूबों को वसाइल मुंतकिल करने के बाद वफाक के पास वसाइल ही नहीं बचते कि वो कर्ज की अदायगी कर सकें, दिफाई बजट बर्दाश्त कर सकें, तरक्याती मंसूबे पर पैसा खर्च कर सकें और सूबों की सब्सिडी बर्दाश्त कर सकें। यहाँ हर हुकूमत कहती है कि एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुस्तकिल पॉलिसी लाएंगे, लेकिन हमने कभी भी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुस्तकिल पॉलिसी नहीं देखी है। कभी एक्सपोर्ट सेक्टर को मरात और छूट दी जाती है तो कभी वो मरात उनसे वापस ले ली जाती है, जबकि हमारे सामने चीन, वियतनाम और बांग्लादेश की मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने एक मुस्तकिल एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से मुल्क को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाकर दिखाया है। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को ये तमाम रिफॉर्म्स करने में क्या रुकावटें हैं, हुकूमतें ऐसा क्यों नहीं कर पाती हैं। इसके लिए दलील ये दी जाती है कि हुकूमत को सिर्फ माशी पॉलिसी के बजाय पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी देखना होता है। कहा जाता है कि आवाम पर कितना बोझ डाला जाए, निजकारी से बेरोजगारी का खतरा है, रुपए की कदर गिराने से महंगाई में इजाफा होगा, मगर हकीकत यह है कि ये दलील वक्ती तौर पर तो काम करती है, आवाम को वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, मगर लॉन्ग टर्म में इन पॉलिसीज़ का पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ है। वक्ती माशी रिलीफ देने के चक्कर में मुल्क इस वक्त कर्जों में डूब गया है
और कर्ज अदायगी की सूरत में अवाम के जेब पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले चंद सालों से रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, जिसके अवाम पर ज्यादा भयानक असरात पड़ रहे हैं। इसलिए हमें अब यह फैसला करना होगा कि अवाम को वक्ती रिलीफ देने पर ही सरमाया खर्च करते रहें या मईशत का मुस्तकिल इलाज करें। अहम बात यह है कि इन तमाम बातों पर, इन तमाम पॉलिसी पर सियासी जमातों का इत्तेफाक है कि ये इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो मकबूल फैसले करके सियासी सरमाया बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और माशी रिफॉर्म से ज़्यादा अगले इलेक्शन की तैयारियों पर वक्त और सरमाया ज़ाया किया जाता है। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत यूसुफ नज़र साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नज़र साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यूसुफ नज़र साहब, क्या वजह है कि हमने देखा है इंडिया ने बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट किया 1991 में, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, उन्होंने अपने मुल्क को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बना लिया, लेकिन पाकिस्तान के पास चाहे कोई भी हुकूमत आए एक ही हल होता है, या IMF के पास चले जाएं या दोस्त ममालिक पैसे दे दें। क्यों हम ये रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग अब तक नहीं कर पाए हैं? शुक्रिया, आपने सही कहा। इससे पहले मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं जो आपने इंडिया के मुतालिक बात की। मैं कुछ हकायक शेयर करना चाहूंगा आपसे भी और आपके जो नाजरीन हैं। 25 साल पहले पाकिस्तान का जो GDP पर कैपिटा था वो इंडिया के मुकाबले में 46% हाई था, अब वो 20% से कम है। पिछले 25 साल में इंडिया की जो GDP पर कैपिटा एनुअल ग्रोथ है वो पाकिस्तान की ग्रोथ से दुगने से भी ज्यादा है। 25 साल पहले इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स टू GDP रेशो था वो 10% था, अब वो 21% है, यानी वो डबल हो गया है। जबकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स टू GDP जो इंडिया के मुकाबले में 1997 में 60% हायर था, अब 40% जो है इंडिया से कम है, लेकिन 10% है। इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ 44 बिलियन थी, जबकि पाकिस्तान की 16 बिलियन थी। अब इंडिया के एक्सपोर्ट जो हैं वो 670 बिलियन डॉलर्स हैं, पाकिस्तान की सिर्फ 30 बिलियन है। यानी कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 20 गुना से भी ज्यादा है। इंडिया के रिजर्व जो हैं वो 550 बिलियन डॉलर्स हैं, हमारे 6 बिलियन से भी कम है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1% से भी कम है, जबकि हमारी नियरली 2% है। आखिर हमें इन सवालात के जवाबात के लिए ये देखना पड़ेगा कि इंडिया ने आखिर ऐसा क्या किया। ये कहा जाता है कि इस वक्त मुश्किल वक्त है, हम रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। ये बात जो है नावाकफियत की दलील है, इसलिए कि चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इथियोपिया हो, चाहे वो इंडिया हो, उन्होंने इस्लाहात उसी वक्त की थी जब उनको बुहरान का सामना करना पड़ा था। हमें करना यह है इस वक्त, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात नहीं कर रहा, कर्जा लेना आसान है, डेट रीशेड्यूलिंग भी हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पे हमें दो चीजें करनी होंगी। वो ये कि हमें अपनी जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा। हमें कैपिटल गुड्स को लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए टैरिफ्स को मजीद कम करना पड़ेगा। हमें जो प्राइवेटाइजेशन जो है उसको बहुत सीरियसली आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमें सबसे बड़ी बात ये, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी स्टेट जो है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, और स्टेट्स में मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करता हूं, हमारी स्टेट फेल हो गई है। अगर जब तक हम ये नहीं मानेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि आगे बढ़ने के लिए ये मानना जरूरी है कि हमने ऐसी क्या गलतियां की हैं जो हमें खत्म करनी चाहिए। तो मसला यही है कि आपने कहा कि जी पॉलिटिकल विल की बात है। देखिए, सारी बात पॉलिटिकल विल की नहीं है। पॉलिटिकल विल हो भी जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है वो कैपेसिटी का। आपने मनमोहन सिंह की बात की। मनमोहन सिंह जो थे ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD किया था और उनकी जो डॉक्टरेट की थीसिस थी वो इंडिया की एक्सपोर्ट्स पॉलिसी पे थी। ये बड़ी अहम बात है यूसुफ नजर साहब, आप कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल विल से मामला हल नहीं होगा। एक लम्हे के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बड़ी फजूल सी बात है कि टेक्नोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस, देखिए आप चाहे, मैं आपको बहुत सारी मिसालें गिनवा सकता हूं, हर जगह पॉलिटिशियंस ने टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलकर काम किया है, लेकिन महज टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो आंसर नहीं है। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ इक़्तिदार में लोग हैं जिनके पास ताकत है, वो बैंकर्स को और अकाउंटेंट्स को टेक्नोक्रेट समझते हैं। माफ कीजिएगा, बैंकर्स
और अकाउंटेंट्स टेक्नोक्रेट्स नहीं होते। मैं कहूंगा कि हमें कंसल्ट करना चाहिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट से, इकोनॉमिस्ट से, वो लोग जो वाकई इंटरनेशनल ट्रेड पे, जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो एक्सपर्टीज रखते हैं, हम उनसे बात करें। एक सही। प्रॉब्लम ये है कि हम गलत लोगों से बात करते हैं। हमसे मेरी मुराद वो लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है। तो ये एटीट्यूड्स बदलने पड़ेंगे। और अभी जो है, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो आईएमएफ की बात हो रही है, ये देख लीजिए, वक्त बताएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त डेट रीशेड्यूलिंग जो है वो इनएविटेबल हो गई है। आपके वजीर खजाना ने 4 हफ्ते पहले कहा था कि 2 हफ्ते में 3 अरब सही। डॉलर जो है किसी मुल्क से आ जाएंगे। अब 4 हफ्ते गुजर गए हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। इससे सवाल पैदा होता है क्रेडिबिलिटी के मुतालिक। तो हमारी क्रेडिबिलिटी कमजोर है, और जब तक हम क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर नहीं करेंगे, और क्रेडिबिलिटी जो है वो खाली पॉलिटिकल विल से नहीं आती है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि कैपेसिटी का भी मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।